हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आई होप सब अच्छी हालत में होंगे, बढ़िया हालत में। एंड सबने कल का जो भी पढ़ा था वो एक बार रिवाइज किया होगा। एंड एज पर माई रिक्वेस्ट, सबने अपने सी प्लस प्लस के बेसिक्स एक बार रिवाइज किए होंगे। बिकॉज आज हम चैप्टर थियरी एंड करने के बाद थोड़े से कोड्स भी देखेंगे। ज्यादा नहीं देख पाएंगे, जितना हमें परमिट होगा उतना हम देख लेंगे। बट हाँ, अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए हैं देन इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। बिकॉज विदाउट बेसिक्स कोड लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है कोड लिखना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, थोड़े पढ़ के आना, थोड़े रिवाइज करके आने के लिए कहा था मैंने कल भी। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जस्ट अ सेकेंड। आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी। कल हमने इनहेरिटेंस खत्म कर दिया था, या करेक्ट इनहेरिटेंस हो गया, खत्म हो गया था। या यहाँ से हमारा कंटेंट बाकी था। जस्ट अ मिनट। या ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी बचा है वेल हमारा, हाँ। फ्रेंड फंक्शन हमने किया है, फ्रेंड फंक्शन के बाद से हमारा कंटेंट बचा है। कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर वगैरह सब हमारा आज करने वाले थे हम, वो सब करेंगे। बट उससे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर तीन स्पेसिफिक स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं। स्पेशल होते हैं एक्चुअली, स्पेशल डेटा स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कहे गए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला होता है सिंगल कॉपी। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी क्लास के अंदर किसी एक स्टैटिक डेटा मेंबर का एक ही कॉपी यूज कर सकते हैं। उसके कितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर ले, बट उसका कॉपी एक ही होगा, उसका मतलब उसका एक ही वो रहेगा ओरिजिनल। उसकी कॉपी वगैरह ज्यादा होती नहीं। और जब कभी आप उसको शेयर करते हैं, किसी और से यूज करते हैं, तो इन दैट केस आपका उसका एक कॉपी जाता है। वो ओरिजिनली वो चीज वैल्यूड के लिए जाती है, कॉपी जाती है उससे, ठीक है, सिंगल कॉपी जाती है। जितने भी क्लास के इंस्टेंस है सबके साथ सिंगल कॉपी जाएगी। अगर किसी को कल क्लास शब्द से मतलब नहीं समझा होगी क्लास क्या होती है, तो मैं वापस एक क्विक रिविजन दे दूं। क्लास एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब आपको उसी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट से लेके आपको उसी बिल्डिंग को, मतलब जो आपने डिजाइन कर रखी है पेपर पे, उसी उसी की आपको 50 कॉपी बनानी है, ठीक है। बट एक बात बताइए, 50 कॉपी बनाएंगे, 50 कॉपियों के सेम नाम दे सकते हैं क्या आप? लाइक जैसे अभी एक बिल्डिंग का नाम दे दिया मैंने, लेट से कस्तूरी वंदना। अब वो कस्तूरी वंदना नाम की बिल्डिंग लेट से हमने भाईंदर में बनाई। सेम बिल्डिंग मेरा रोड में बना दी। अच्छा, स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, बट हर जगह क्या कस्तूरी वंदना ही नाम देंगे क्या? मल्टीपल टाइम्स ये भी तो होगा ना कि प्रॉपर्टी पहले से किसी और की है, तो उसके नाम वो मतलब बिल्डिंग का वही नाम, उनके जो नाम थे वो वही होगा। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? सिर्फ एक डिजाइन होता है। उस पे काम करके उसको एज इट इज बनाना, एंड देन उसको अपना नाम देना। उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। उसको क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ब्लूप्रिंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो ऐसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कोड जब लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, तो जब मेन फंक्शन पे आते हैं तो मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं थोड़ी देर आपको सिखाऊंगा। बट आई आपको एक क्लास का मोटा मोटा आइडिया लग गया होगी। क्लास इज बेसिकली एक ब्लूप्रिंट जिसके आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है, जिससे बैठ के आप जितना चाहे उतना बना सकते हो, अपना उतना काम निकाल सकते हो। अभी क्लास स्कोप, जो हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं ना, वो क्लास से एसोसिएटेड होते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इंस्टांस से नहीं, बट वो क्लास से एसोसिएटेड होते हैं। तो उनको हम कहीं भी एक सेकंड ना, हाँ अभी चल रहा है, हाँ। तो उनको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं उनके क्लास नेम से, इंस्टेड ऑफ यूजिंग उनका ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनने की जगह उनके क्लास नाम से भी हमने यूज किया तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर क्लास नेम क्लास है जिसमें जो स्टैटिक डेटा मेंबर भी इंक्लूड करता है, जिसको स्टैटिक मेंबर कहते हैं, तो हम उसको क्लास नेम डबल कोलन स्टैटिक मेंबर ऐसा भी यूज, ऐसा ही लिख के कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है। इनिशियलाइजेशन इज बेसिकली कि उसको इनिशियलाइज करना, बट नॉर्मल जो रेगुलर डेटा मेंबर्स होते हैं उनके जैसे नहीं। जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन किए जाते हैं, इनिशियलाइज किए जाते हैं। क्लास के बाहर, क्लास के अंदर भी नहीं। अ, जैसे अब एक सी, आपको पता हो तो सी प्लस प्लस की फाइल आप डॉट सीपीपी करके बनाते हैं, ठीक है।
जब आप डॉट सीपीपी करके फाइल बनाते हैं ना, तो डॉट सीपीपी करके फाइल में जब आप हेडिंग्स वगैरह लिख देते हैं, तो उसके बाद ही आप ये जो स्पेशल स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं इनको आप डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्लास का जो क्लास के ऑब्जेक्ट है उनका पार्ट नहीं है, बट वो खुद क्लास से बिलोंग करते हैं। पार्ट नहीं, बट वो खुद बिलोंग कर रहे हैं क्लास से, ठीक है। इसलिए हम उसको इस तरीके से कुछ लिखते हैं। अ, उनके इनिशियलाइजेशन में स्टैटिक कीवर्ड हम नहीं लिखते कि हाँ, वो स्टैटिक ऐसा कुछ है, बट हाँ, वो बाहर डिक्लेयर करने से स्टैटिक बन जाते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट क्लास नेम डबल कोलन स्टैटिक मेंबर, ठीक है। तो उस और फिर उसके बाद उसकी इनिशियल वैल्यू जो डाल दी, अब वो चीज वही रहने वाली है। जो स्टैटिक मेंबर का हमने नाम लिखा है, स्टैटिक मेंबर का कोई भी नाम आएगा, वो नाम जो है उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू चलेगी, और कुछ नहीं। अभी एक्सेस कंट्रोल, मतलब वो जो हमारा डेटा मेंबर है, जो हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। जैसे क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं सेम वैसे ये भी हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हो, बट और क्योंकि ये पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो बेसिकली हमारे ये कंट्रोल रख रहा है या एक्सेस रख रहा है कि उस जो स्टैटिक मेंबर है उस पर कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, कितना तो कोई और काम आगे कर सकता है, बिगाड़ सकता है, उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। अब जैसे एक प्राइवेट स्टैटिक मेंबर है, क्या सिर्फ उसके जो मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास से उसके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, और किसी के द्वारा नहीं कर सकता है। हमें पता है प्राइवेट का मतलब, प्राइवेट जब भी हम किसी वर्ड के आगे लिखते हैं तो उस वर्ड का स्कोप सिर्फ क्लास के अंदर होता है, क्लास के बाहर आप कभी उसको रेफर नहीं कर पाते हैं। आपको दूसरा वर्ड बनाना पड़ेगा सेम नाम से, वो आप यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। लाइफ टाइम क्या होती है कि जो हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर है उसका लाइफ टाइम, उसका जो ड्यूरेशन है उसका, वो जितनी देर प्रोग्राम का ड्यूरेशन उतना ही होता है। प्रोग्राम चल गया, जितना देर प्रोग्राम चला उतना देर वो चलेगा, उसके बाद प्रोग्राम खत्म, ये भी डेड हो गया। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो ये क्रिएट होता है, और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही इसकी लाइफ टाइम होती है। यूजेज, ऑफन यूजेस कॉन्स्टेंट्स, जैसे पाई का वैल्यू हो गया, या फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया, फिर ई का वैल्यू हो गया। तो ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स में। सॉरी। फिर उसके बाद काउंटर्स दैट कीप द ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ क्लास इंस्टेंस, कितने क्लास इंस्टेंस बन रहे हैं वो सबका भी ट्रैक देने में काम आ जाता है। फिर और अदर शेयर्ड रिसोर्सेज दैट नीड टू बी एक्सेस्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस ऑफ ए साइकिल और बाय द स्टैटिक क्लास स्टैटिक मेथड्स। ये यहाँ पे बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि जब भी, जैसे हम यहाँ पे हम बता रहे थे ऊपर कि अलग अलग कॉन्स्टेंट्स नाम रखने के लिए आप यूज कर सकते हो, ये जो सेम, जो हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए सेम काम करेगा, सेम मतलब रखेगा। या तो काउंटर बना सकते हो जो कितने इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं उसका ट्रैक रखेगा, या तो शेयर्ड रिसोर्सेस, आप शेयर्ड रिसोर्सेस में यूज कर सकते हो जो जिनको एक्सेस लगता है, मतलब जो हर क्लास के इंस्टेंस के साथ एक्सेस कर लिया जा सकते हैं, उनको वैसे भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल मतलब बेसिक है, जिसका यूजेज वगैरह है थोड़ा, थोड़ा सा स्पेशल है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा स्पेशल तो है, दूसरों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब उसी का यहाँ पे कोड लिखा है इन्होंने, जैसे स्टैटिक इंट काउंटर, और हमने वॉइड इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। तो अब जैसे इंट, अभी क्लास का नाम मैंने डेमो रखा था इसलिए इन्होंने इंट डेमो डबल कोलन काउंटर इक्वल टू 0 कर दिया। अब जो इंट स्टैटिक इंट काउंटर था, काउंटर का वैल्यू यहाँ पे इन्होंने यूज किया, ठीक है, उसको 0 किया, और डेमो डेमो ऑफ इंक्रीमेंट का फंक्शन लिखा। काउंटर हमेशा एक से बढ़ेगा जब मेरा फंक्शन कॉल होगा, और काउंटर की वैल्यू प्रिंट होगी। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बना है इधर, ये देखिए ऊपर आपको अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी क्लास का नाम क्या है, ओ सॉरी, ब्लैक है। मेरी क्लास का नाम क्या है, डेमो। कभी भी मुझे मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं मेरे मेन फंक्शन के अंदर हमेशा पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, लाइक अब जो ब्लूप्रिंट था वो ब्लूप्रिंट, अब उस ब्लूप्रिंट को क्या नाम देना चाह रहे हो आप, D1 D2 OBJ1 OBJ2, हीना मीना डीना, जिसकी जो मर्जी, जिसको जो लिखना है लिख सकते हैं। खुद का नाम लिखना है, खुद का नाम लिखना है, जैसे मैं लिख दिया डेमो के सी। तब मैं इस क्लास को एक, मतलब इट्स लाइक कि एक नई बिल्डिंग बनाई मैंने इस ब्लूप्रिंट को लेके, जिसका नाम केसी है। केसी के अंदर ये सारे फीचर्स है, ठीक है।
केसी के अंदर ये सारी फीचर है। अब अगर मुझे मुझे ये जो इसके अंदर ये क्लास के अंदर इंक्रीमेंट फंक्शन यूज करना तो क्या करूंगा, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो, और फिर फंक्शन। तो समझा? देख सकते हो मैंने, अब यहाँ पे इंट ले लो, वॉइड ले लो, इट्स अपॉन यू। मैंने अभी फिलहाल इंट ले लिया है बिकॉज यूजुअली प्रैक्टिस में इंट लेते हैं, एंड इट्स बेटर, गुड है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि लेना कंपल्शन है वो, आगे जाके फंक्शंस में काम आएगा वो। देखो मैंने मैंने क्लास लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट डॉट डॉट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंट, ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीमेंट। अब वो जो इंक्रीमेंट क्या है, फंक्शन अंदर। अगर उधर डिक्रीमेंट लिखा होता मैं डिक्रीमेंट लिखता, उधर एबीजे लिखा होता मैं एबीजे लिखता, उधर जो ऑप्शन का जो ऑपरेशन का नाम लिखा होगा वही दे सकते, कॉल कर सकते हैं आपके और, ठीक है। अब मैंने एक बार किया, दो बार किया, इस सेम ऐसे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ तो समझ जाना आपके वो है। मैंने सेम एक और बार किया, और फिर मैं यहाँ पे उसको खत्म कर देता हूँ, तो मैं करता हूँ रिटर्न 0। ठीक है। तब होगा क्या इधर कि इंक्रीमेंट कितनी बार चला, 3 बार। इनिशियली काउंटर क्या था, वैल्यू काउंटर का चेक करो यहाँ पे, 0 था। 3 बार चलने पे +1 +1 +1 कितना हो गया, टोटल 3। तो इस फंक्शन का आंसर क्या आएगा, 3। इन्होंने कितनी बार चलाया, इन्होंने भी 3 बार चलाया। तो D1 के लिए वैल्यू क्या होगी, काउंटर की 3। फिर D2 अलग डेमो बना, D2 अलग बिल्डिंग है तो उसके लिए काउंटर अलग। फिर उसको जब इंक्रीमेंट किया तो उसका 1। D3 अलग बिल्डिंग, उसके लिए इंक्रीमेंट किया उसका अलग, बराबर। और लास्ट में रिटर्न 0 बिकॉज हमने इंट स्टेटमेंट यूज किया था, इंट डेटा टाइप यूज किया था। वॉइड यूज करते तो रिटर्न नहीं करना पड़ता। नाउ कमिंग टू कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, एंड इसको कंस्ट्रक्टर बोलते क्या है। एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है, स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। इसका टास्क क्या है कि ऑब्जेक्ट को खुद से इनिशियलाइज कर देना। ऐसे हमें खुद से बुलाना पड़ रहा है ना, डेमो डेमो D1, फिर डेमो किसी खुद से बुलाना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खुद ही बना लेते हैं ऑटोमेटिकली। हमें खाली कंस्ट्रक्टर बताना पड़ता है कि कंस्ट्रक्टर है, वो खुद ही बना लेगा ऑटोमेटिकली अपना ऑब्जेक्ट। और फिर उससे आपने लिंक कर दिया तो आपका गेम सॉल्व अपने आप सब बनते जाएंगे, ठीक है। अ, ये स्पेशल क्यों है, बिकॉज उसका नाम जो सजेस्ट करता है, अ, वो क्लास को क्रिएट करने, वो क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए काम आता है खुद से। और उसका जो खुद, इसका जो नाम है, कंस्ट्रक्टर का नाम है, वो सेम एज क्लास का नाम होता है। जिस क्लास को बिलोंग करता है कंस्ट्रक्टर, उसी का नाम जो होगा वह उसका नाम भी होगा। अगर मेरी क्लास का नाम है डेमो, तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा डेमो। क्लास का नाम है XYZ, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा XYZ। क्लास का नाम है ISP, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा ISP, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है, जब भी उससे एसोसिएटेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उस कंस्ट्रक्टर से एसोसिएटेड क्लास कोई है, उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता है तो वो अपने आप इन्वोक हो जाता है। इनफैक्ट मेनी टाइम्स डायरेक्ट इन्वोक हो जाता है, ठीक है। अभी इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। जो भी डेटा मेंबर्स क्लास में बचे हैं, उनकी वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करता है, खुद वापस से बनाता है, फिजिकल वर्ल्ड में लाता है, ठीक है। अ, कभी भी वो रिटर्न वैल्यू नहीं कर सकता, कंस्ट्रक्टर कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाता। इसलिए उसका रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए हम हमेशा उसके आगे कुछ लिखते नहीं, ना वॉइड ना इंट, बिकॉज उसका रिटर्न टाइप है ही नहीं। वो खाली हाथ ही आता है, इसलिए उसका वॉइड भी हम यूज नहीं करते उसके लिए, ठीक है। बिकॉज वॉइड भी खाली जगह लाता है, ये वो भी नहीं लेके आ पाता, इसलिए कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो देख सकते हैं, थोड़ा आगे दिखाएंगे। हमसे कोई भी क्लास अगर कंस्ट्रक्टर कंटेंट करती है, वो इनिशियली ऑटोमेटिकली अपने आप ही इनिशियलाइज हो जाएगी जब भी उसको कोई उसके क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। इट्स लाइक कि बस उसको एक बार बुलाने की, उसका कुछ एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की देरी है। जैसे मैंने देखो काम क्या है, ऑटोमेटिक फंक्शन टाइप काम करने लग जाते हैं ये लोग, ठीक है। जिससे आप देख सकते हो माई क्लास है, माई क्लास के बाद मैंने पब्लिक, और उसके बाद नीचे वापस माई क्लास बनाया है। जो ऊपर क्लास है वही, जो ऊपर क्लास का नाम रखा है वही सेम ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है, समझे, ऐसे पहचानना होता है। और कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया और फिर इंट मेन किया, और माई क्लास का जो मैंने ऊपर क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और रिटर्न कर दिया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ना, अपने आप वो माई क्लास कॉल हो जाएगा,
मैंने उसको यहाँ पे ये माई क्लास, मैंने उसको ओबीजे डॉट माई क्लास ब्रैकेट नहीं लगाया, फिर भी वो अपने आप कॉल होकर उसका आउटपुट दिखेगा। अ, ना हो तो एक बार घर पे खुद ट्राई कर रहा है करके। कंस्ट्रक्टर को लिखने के रूल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास का नाम। किधर गया? देखो, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम, ऑलवेज सेम एज क्लास का नाम, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये थोड़ी सी लाइट हो गई है, ये चेंज कर देते फटाक से। हाँ, अब बेटर है। ऑलवेज सेम एज दी क्लास नेम, ठीक है। फिर रिटर्न टाइप नहीं होते, इवन वॉइड भी नहीं होता, इसलिए जिसके कारण वो कुछ रिटर्न कभी किसी जिंदगी में नहीं कर सकते रिटर्न, ठीक है। इनफैक्ट कभी वो कभी भी स्टैटिक और वर्चुअल नहीं हो सकते, कांस्टेंट नहीं हो सकते, कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकते, उनको हमेशा रियल होना पड़ेगा। एंड दे कैन बी वेरिएबल, लाइक उनको आप वेरी कर सकते हो। शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कर दोगे तो क्लास के अंदर सीमित रह जाएगा और कभी इन्वोक ही नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा, इसको हमेशा पब्लिक के अंदर डालते हैं। तो अब के टाइम पे तो आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर में है कि कुछ समझ जाते हो, कर डलवा देते हैं, बट डिलीट कर सका वो, ठीक है। किस डिराइव क्लास में से आप उसको इनहेरिट इनहेरिट कभी नहीं कर सकते, डिराइव क्लास से कभी भी इसको इनहेरिट नहीं कर सकते आप। लाइक अदर सी प्लस प्लस, दे कैन हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, उसके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट उसको कभी डिराइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिस्ट्रक्टर, जैसा नाम सजेस्ट करता है कि डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बना है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो डिस्ट्रॉय करने पे होता क्या है ना, उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस थी वो खत्म हो जाती है। तो बेसिकली उसकी जो स्टोरेज थी, जो जगह वो घेर के बैठ रहा था, कंस्ट्रक्टर ने जो जगह दी थी उसको, डिस्ट्रक्टर ने वो जगह छीन ली वापस उससे, तो जगह खाली करवा दी उसने। इट्स लाइक अगर आप आए हो तो आपको जाना भी है, आप आए आपने बर्थ लिया, तो आपने, आपको बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और आप बर्थ लेके आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस आ गया। बट डिस्ट्रक्टर इज समवन जो आपको वापस से, आपकी डेथ होगी, आप वापस, आपकी सोल कहीं और होगी, और आपका बॉडी फिनिश कर दी, फिनिश होगा। वो टाइम पे आपने जो जगह, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी थी, वो सारी की सारी चली जाएगी। तो वहां पे डिस्ट्रक्टर का काम आएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है? डिस्ट्रक्टर इन्वोक होता है इम्प्लिसिटली बाय कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। जब भी आप कभी अपने प्रोग्राम से एग्जिट करते हैं तो वो एक्सप्लिसिटली कॉल हो जाता है, ताकि अपना जगह जो है वो क्लीन हो जाए, स्टोरेज बढ़ जाए, और वो उसके बाद आगे वो एक्सेसिबल भी नहीं होता है, जैसे मेरा प्रोग्राम खत्म होता है तब, ठीक है। अ, अगर दूसरे वर्ड बोलो तो डिस्ट्रक्शन फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है व्हेनेवर an instance of a class to which it belongs goes out of existence। मतलब जिस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, जिसको वो बिलोंग करता है डिस्ट्रक्टर, जैसे ही वो अपने एग्जिस्टेंस से बाहर चला जाता है, उसका एग्जिस्टेंस बचता ही नहीं है, तब मेरे डिस्ट्रक्टर काम करता है। इनफैक्ट डिस्ट्रक्टर कॉल करना गुड प्रैक्टिस मानी जाती है, बिकॉज वो मेमोरी स्पेस क्लियर करवा देता है, और फ्यूचर यूज में मेमोरी हमें मिल जाती है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर एक का फंक्शन, डिस्ट्रक्टर का फंक्शन देख सकते हो, आगे का नेगेशन साइन डाल दो। क्लास के नेम के नेम लिखा जा सकता है, बट उसके पीछे एक टिल्ट साइन आएगी, टिल्ट साइन के बिना आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। अ, इसका भी सेम नो रिटर्न टाइप, बिकॉज उसका कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता ये। पब्लिक एक्सेस होना चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्टर में तो सेम वही, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ये चीज देखना खाली, जो क्लास का नाम था, क्लास का फंक्शन बनाया, सॉरी, और डिस्ट्रक्टर बनाते टाइम आगे ही उसके आगे टिल्ट साइन लगाया। तो ये होता है डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ऐसे मेथड जिनका नाम आइडेंटिकल है, बट उनके बिहेवियर डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट का टाइप, या जो रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सेम जैसे बोलते हैं ना, सेम नाम वाले लोग, वैसे ही कुछ यहाँ भी है, बट उनके कभी क्या होता है, सेम नाम वाले के सेम काम नहीं होते, कभी कभी सेम काम हो जाए तो हरकतें सेम नहीं होती, शक्ल वैसी कैसी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सेम चीज को यहाँ भी होती है। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपली मतलब होता है वन नेम मल्टीपल फॉर्म।
एक नाम काम अलग फॉर्म अलग, ठीक है। अ, अब पॉली टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास नीचे दिए हुए हैं, जैसे पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, देन देयर इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम के अंदर इज अ फंक्शन ओवरलोडिंग, देयर इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वेयर एज रन टाइम के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप और कुछ नहीं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल है। इसमें होता क्या बेसिकली, जो हमारे ओवरलोडेड मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं इन्वोकिंग के लिए बेस्ड अपॉन उनके मैचिंग आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें उनके टाइप्स और नंबर्स दोनों ही इंक्लूसिव होते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, उनके बेसिस पे ही हम इनको इन्वोक करते हैं, ठीक है। अ, इस इंफॉर्मेशन को कंपाइलर को बताई जाती है जब वो कंपाइल कर रहा होता है प्रोग्राम को। उसके पहले इन्फॉर्मेशन फंस जाती है जब वो प्रोग्राम कंपाइल होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। जब वो कंपाइल होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, वो टाइम पे उसको बताया जाता है इसे, ठीक है। नाउ और इसी के कारण जब वो, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे उसको पता चलता है, इसलिए उसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बिल्डिंग या स्टैटिक बाइंडिंग भी कहा जाता है, या स्टैटिक लिंकिंग ये भी कहा जाता है। अर्ली बाइंडिंग का सिंपली मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो अपने फंक्शन से बाउंड हो जाता है कंपाइल टाइम पे ही। कंपाइल टाइम पे ही वो अपने फंक्शन से बाउंड हो गया, उसके पहले मतलब उसके बाद अब उसको उससे बाउंड है ही नहीं, वो उसी से बंधा हुआ है, उसी से अपना काम कर रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम कंपाइल टाइम। अभी रन टाइम क्या है? कभी कभी क्या होता है ना, कि कंपाइल टाइम पे नहीं बट रन टाइम पे कुछ अप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन को सिलेक्ट करना अच्छा होता है, उनको इन्वोक करना अच्छा होता है, ठीक है, जब प्रोग्राम रन कर रहा हो तभी। और ऐसे मेंबर जिनको जब प्रोग्राम रन कर रहे हो वो टाइम पे उनको इन्वोक किया जाए, तो उसको कहते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं उसको? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कब कब होता है? जब हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग में हो और कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे मेंबर फंक्शन जिनको हम ड्यूरिंग द रन टाइम उनको हम जब इन्वोक करते हैं, उठाते हैं अपने काम के, तो उसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल है a situation where the function name and prototype is the same in both the case and derived classes as shown below, ठीक है। हाँ, ये देखते हैं जैसे क्लास ए है जिसमें इंट एक्स है, ठीक है, वेरिएबल है एक्स नाम का। एक फंक्शन है void शो करके। उसके बाद क्लास बी, उसके अंदर पब्लिक ए, फिर इंट है इंट वाई पब्लिक, उसके बाद void शो। जस्ट मिनट, अभी ये सब क्लास के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये सब का सब यहाँ तक क्लास के अंदर है। यहाँ पे क्लास बी जो है वो क्लास ए से डिराइव की गई है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं वो, और कुछ नहीं। अब जो शो फंक्शन है वो प्रिंट वैल्यू, मतलब उन्होंने खुद से बनाया था शो फंक्शन, जो वैल्यूज प्रिंट करता है ऑब्जेक्ट की। ये हर क्लास के ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। जो क्लास ए है क्लास बी है दोनों की। द प्रोटोटाइप ऑफ शो इज द सेम इन बोथ द प्लेसेस, द फंक्शन इज नॉट इवन ओवरलोडेड एंड देयरफॉर स्टैटिक बाइंडिंग डज नॉट अप्लाई दैट। इशू क्या हुआ? दोनों के नाम अलग है, दोनों के नाम सेम नहीं है, तो ओवरलोडिंग ही नहीं हुई। और ओवरलोडिंग नहीं हुई तो उसके कारण स्टैटिक बाइंडिंग लगी नहीं इन पे। ओवरलोडिंग होगी तभी बाइंडिंग लगेगी, वरना नहीं लगेगी। वही कैसे सर हो गया, ओवरलोडिंग हुई नहीं तो लगा ही नहीं, ठीक है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है वर्चुअल फंक्शन के मैकेनिज्म को। एट रन टाइम उसको पता होता है कि
कौन से क्लास को कंसिडर में लेना है, कौन सी क्लास को नहीं। अब क्योंकि वो फंक्शन है पर्टिकुलर क्लास के साथ लिंक होता है, उसके कंपाइलेशन के बाद अ, जो प्रोसेस है उसको टर्म कहते हैं, उसको हम टर्म करते हैं लेट बाइंडिंग करके, क्योंकि वो रन टाइम पे कर रहा है इसलिए। इसको हम डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं, बिकॉज जो सिलेक्शन है अप्रोप्रिएट फंक्शन का, वो डायनेमिकली रन टाइम पे किया जाता है, पहले से निकल कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है सर? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है एक फंक्शन क्रिएट करना जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके, अ, और उसको, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग रिफर क्या करता है, सेम थिंग का यूज करना अलग अलग पर्पस के लिए। ओवरलोडिंग मतलब है एक ही चीज को आप अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अभी जो फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म है, ये दोनों ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल है, ठीक है। अ, अब सिर्फ अगर आप पॉली ओवरलोडिंग, ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग उसका कंसेप्ट यूज करते हैं, तो उससे आप कह सकते हैं एक फैमिली क्रिएट करना है फंक्शंस की, विथ वन फंक्शन नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। देखिए इट्स लाइक कि एक आपको एक मल्टीपल फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। लेट से किसी नाम के फंक्शन बनाने हैं 6 7, या ऐड नाम के फंक्शन। अभी ऐड में इधर आप 2 नंबर को ऐड कर सकते हो, 3 को कर सकते हो, 4 को कर सकते हो, 5 को। तो जितने को ऐड करना है उतना को डेटा को मांगना पड़ेगा। तो वो डेटा, तो फंक्शन जब डेटा पास करते हो, आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, तो कितने पास करते हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर 4 पास कर रहे हो तो 4, 5 पास कर रहे हो तो 5। तो एक ही नाम पे अगर आपने अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट पास किए, तो भी फंक्शन वैलिड हो जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ओवरलोडिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा केस है। अभी द करेक्ट फंक्शन टू बी इन्वोक्ड इज डिटरमाइंड बाय चेकिंग द नंबर एंड द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एंड नॉट ऑन द फंक्शन टाइप। फंक्शन का टाइप क्या, उससे कोई ध्यान नहीं देता, उसका आर्ग्यूमेंट कैसा है, आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, वो सब ध्यान देता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा, देखो यहाँ पे 2 एरिया नाम की फंक्शन है, एक में सिर्फ एस है पैरामीटर, यहाँ देख सकते हो। एक एस नाम का पैरामीटर है, यहाँ पे एल और बी 2 नाम के पैरामीटर्स हैं। तो जब आप एल बी डालेंगे तो बट अब उसको क्लिक हो जाएगा कि एरिया में आपने ये वाला बोला है। और जब आप एक ही पैरामीटर डालेंगे तो समझ जाएगा एरिया में आपने इसको बोला है, ठीक है। तो नाउ इट डिपेंड्स कि आप कैसा फंक्शन कॉल करना चाह रहे हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। देखो ना यहाँ पे, जब एरिया 10,20 लिखा तो उसको समझा कि भाई 2 पैरामीटर वाला चाहिए, बट जब मैंने 5 वाला लिखा तो समझा कि भाई सिर्फ एक ही पैरामीटर वाला चाहिए, तो उसने उससे आपसे रन करवा के दिया मेरे को, ठीक है। अब इधर उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है कि क्या हो, जब मैंने एक पैरामीटर डाला तो स्क्वायर वाला फंक्शन रन हुआ, उसने स्क्वायर कैलकुलेट करके उसका आंसर दे दिया, बट जब मैंने 2 डाले तो उसके रेक्टेंगल वाला काम किया। दैट्स इट, वही है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। ऑपरेशन ओवरलोडिंग के टूल्स क्या है? पहले जो ऑपरेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सिर्फ वही ओवरलोड कर सकते हैं, नए ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं किया जा सकता, ठीक है। नए ऑपरेटर्स को क्रिएट नहीं किया जा सकता, जो है एग्जिस्टिंग उन्हीं को ओवरलोड कर सकते हो। अभी जो, जो ऑपरेटर्स ओवरलोडेड है, वो एटलीस्ट एक ऑपरेंड उनके पास होना चाहिए जो यूजर डिफाइंड हो। एटलीस्ट एक, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट एक तो होना चाहिए जो यूजर डिफाइंड हो। फिर ऑपरेटर का जो बेसिक मीनिंग होनी चाहिए वो चेंज कभी नहीं होना चाहिए, जो बेसिक मीनिंग होता है वही रहना चाहिए। अभी जैसे जो प्लस ऑपरेटर होता है, उसका हम मीनिंग कभी बदल नहीं सकते, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया वाला काम अपना नहीं है अपने हाथ में, वो नहीं कर नहीं सकते, तो वो देखा है। जो ओवरलोड ऑपरेटर्स होते हैं वो ओरिजिनल वाले का, ओरिजिनल ऑपरेटर्स का सिंटैक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो जैसे डॉट ऑपरेटर हो गया, जिसको एक है डॉट ऑपरेटर, जिसको मेंबरशिप ऑपरेटर कह रहे हैं। फिर डबल डॉट है, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर हो गया। डबल कोलन है तो स्कोप रेजोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन मार्क कोलन तो उसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल टू इज असाइनमेंट। राउंड ब्रेसेस इज फंक्शन कॉल ऑपरेटर। स्क्वायर ब्रेसेस इज सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर। और फिर ये एरो इज क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स है, खाली उनके बारे में बताया। अभी जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, वो ओवरलोड होते हैं मेंबर फंक्शंस की मदद से, ठीक है। वो कोई एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट एक्सेस नहीं कर लेते हैं, और ना ही कोई एक्सप्लिसिट एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, बार आउटपुट में देते हैं, ठीक है। यूनिरी ऑपरेटर्स फ्रेंड फंक्शन की मदद से ओवरलोड करते हैं, टेक वन रेफरेंस आर्ग्यूमेंट ओनली। किससे वो भी लेते हैं? अपने फ्रेंड फंक्शन से, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड थ्रू अ मेंबर फंक्शन दैट टेक
एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट, टेक वन एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट। ओवरलोड कैसे होता है? जब वो एक एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट लेता है तब, ठीक है, बाहर का। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड थ्रू अ फ्रेंड फंक्शन टेक्स टू एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मेंबर फंक्शन से लेगा तो वन एक्सप्लिसिट चाहिए, फ्रेंड फंक्शन से लेगा तो उसको दो एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट चाहिए। जब भी हम बाइनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड, तो वो कैसे ओवरलोड होते हैं? थ्रू मेंबर फंक्शन। द लेफ्ट हैंड ऑपरेटर ऑपरेंड मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेवेंट क्लास ओनली। याद रखना, जो भी हम लेफ्ट हैंड में ले रहे हैं ऑपरेंड, वो रिलेवेंट क्लास का हो। ऐसा ना हो कि एरी गरी कोई भी क्लास का उठा लाए, ठीक है। जिसमें हो उसी के उसी से होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, उनको तो एक्सप्लिसिटली वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। उनको ऐसा, उनके पास ऐसा कुछ वो नहीं कि वो खुद की वैल्यू को चेंज करके या कुछ आर्गुमेंट चेंज करके ऐसा कुछ बना ले, ठीक है। ये उनके पास प्रावधान ही नहीं है फिलहाल के लिए। अब उसको एक छोटा सा कोड लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, पीपीटी ऑलरेडी शेयर्ड है आपके साथ। ओवरलोडिंग केस में ही बताया जाएगा कि ओवरलोडिंग केस में होता क्या है। जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर अपने में डबल प्लस ए कर दिया, तो जब भी हम प्लस प्लस ओबीजे करेंगे तो ओबीजे के अंदर जो भी वैल्यू है उसको एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी। दैट्स इट, ऐसा और कुछ नहीं है, ठीक है। वर्चुअल फंक्शंस क्या होता है, एक बार रीड किया, दोस्तों में पॉइंट क्या है? या आई होप सबने एक बार रीड किया होगा। वर्चुअल फंक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है? वो सेम फंक्शन हम यूज करेगा बेस में भी और डिराइव क्लास में भी। ऐसा नहीं कि कहीं अलग बेस में अलग, डिराइव में अलग, सब में सेम फंक्शन यूज करने वाला है। अ, जो बेस क्लास है फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हैं उसको एज अ वर्चुअल डिक्लेयर करते हैं यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। फंक्शन के नाम के इनिशियली पहले वर्चुअल लिख देता है, ठीक है। उसके बाद अपना नॉर्मल जो डिक्लेरेशन होता है वो करेंगे। अ, जब भी फंक्शन को आप वर्चुअल डिक्लेयर कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस डिटरमाइन करता है कि कौन सा फंक्शन रन टाइम पे वर्चुअल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट का टाइप देखता है वो, पॉइंटेड बाय बेस पॉइंटर से जो हमारे पॉइंट होते हैं उनको वो देखता है। अ, अब वो क्या करते हैं, जब ये वर्चुअल केस होता है ना, तो वो बेस पॉइंटर को टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करा देते हैं, जिसके कारण वो डिफरेंट वर्जन वर्चुअल फंक्शन के जो अलग अलग वर्जन होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में काम करता है, मदद करता है। अब वर्चुअल फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से, पॉइंटर डिक्लेयर करके एज अ पॉइंटर टू द बेस क्लास आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोटोटाइप जो होते हैं इस क्लास के, बेस क्लास वर्जन के, और जो डिराइव क्लास के होते हैं वो आइडेंटिकल होना चाहिए। लाइक जो बेस क्लास से आपने उठाया, जो वर्चुअल क्लास से उठाया, दोनों के दोनों ही आइडेंटिकल होना बहुत जरूरी है। नहीं होंगे तो बैंड बच जाएगा, ठीक है। वो काम ही नहीं करेगा बेसिकली। अगर जो दो फंक्शन है उनके दोनों के नाम सेम है बट प्रोटोटाइप अलग है, तो उसको सी प्लस प्लस ओवरलोडिंग के अंदर डाल देगा, और वर्चुअल फंक्शन का मैकेनिज्म था वो इग्नोर कर देगा। काम भी सेम होना चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए, इधर ये झोल है, ठीक है। वरना ओवरलोडिंग के अंदर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे, अगर एक एग्जाम्पल है, बेस क्लास वगैरह सब यूज किया है यहाँ पे। अगेन इसके भी 8 रूल्स है बेसिक, कि जो वर्चुअल फंक्शन है सेम, वो मेंबर होना चाहिए सेम क्लास का। फिर स्टैटिक मेंबर होना चाहिए, स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकता, स्टैटिक मेंबर को तो इशू हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स की मदद से एक्सेस होना चाहिए।
फिर वर्चुअल फंक्शन फ्रेंड फंक्शन हो सकता है दूसरी क्लास का। उसके बाद बेस क्लास में उसको डिफाइन करना चाहिए। अगर वो यूज में नहीं आ रहा है तो भी हमें बेस क्लास में एक बार डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तभी हम उसको डिराइव क्लास में डिफाइन कर पाएंगे। क्योंकि दोनों जगह डिफाइन करके दोनों जगह उसका वैल्यू सेम, मतलब जो अंदर का कंटेंट है सेम लिखना है, तभी काम चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। अ, जो जैसे कहा कि बेस क्लास का और जो डिराइव क्लास का, दोनों का जो प्रोटोटाइप है वो सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर डिफरेंट प्रोटोटाइप्स है तो उसको वो ओवरलोडिंग कंसिडर करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर वो अलग अलग हैव डिफरेंट प्रोटोटाइप्स, देन सी प्लस प्लस कंसिडर देम एज ओवरलोडेड फंक्शन एंड नॉट वर्चुअल फंक्शन। तो ध्यान देना आपका काम है कि वो सेम है क्या नहीं। ठीक है। अभी वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स तो नहीं हो सकते हमारे पास, बट हमारे पास वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर नहीं होते बट डिस्ट्रक्टर जरूर होते हैं। देखो क्या बात है। अ, जो बेस पॉइंटर है वो किसी भी डिराइव्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बेस को हम डिराइव क्लास पे यूज नहीं कर सकते उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। जब भी हम बेस पॉइंटर डिराइव क्लास को पॉइंट करता है, द ये जो इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन है, वो सिर्फ बेस टाइप से रिलेटिव होता है, उसके आगे नहीं। ठीक है। वर्चुअल फंक्शन जो होते हैं बेस से डिफाइन किए जाते हैं, डिराइव क्लास में डी डिफाइन करना जरूरी नहीं होता उनको। स्ट्रीम क्लास वगैरह का फंक्शन क्या, स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम वगैरह नाम की चीजें हैं। इफ स्ट्रीम क्या करती है, इनपुट प्रोवाइड करती है। जहाँ पे हमें जब इनपुट रीड लेना होता है, रीड करना होता है, तो वो कैसे हम इफ स्ट्रीम यूज करते हैं। ऑफ स्ट्रीम यूज करते हैं जो आउटपुट प्रोवाइड करती है हमें। जब भी हम आउटपुट देख रहे होते हैं तो ऑफ स्ट्रीम हमें काम होती है, आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं जिसके हम। फाइल बफर, एक फाइल बफर नाम का ये स्ट्रीम है। इसका पर्पस क्या है, टू सेट द फाइल बफर्स टू रीड एंड राइट, मतलब जो फाइल बफर्स उनको रीड राइट में हम डाल दें ताकि वो उस पर रीड भी कर सके, राइट भी कर सके, डिपेंड क्या है। उसमें उसके अंदर दो फंक्शन है, क्लोज फंक्शन है, ओपन फंक्शन है, मेंबर के तौर पे देख सकते हैं। स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, वही सब है, इन्होंने लिखा है बुक में है, इनफेक्ट आपकी है। अब जो ओपन फंक्शन वगैरह है उसको कैसे यूज करना है, ऐसे ओपन ये सब चीजें मैंने बहुत रैरली देखी पेपर में आती है, ओपन वगैरह सब। बट स्टिल मैंने डाल दी ताकि इनके सके आए तो पढ़ सकते हो एक बार। पर जो ओपन मेथड है वो एक ही आर्गुमेंट लेगा। अब वो भी होता है उसका फाइल का नाम, जैसे ओपन करना है आपको, जो अपने बनाया है फाइल, आपके पहले आपको फाइल स्ट्रीम क्लास बतानी पड़ेगी, स्ट्रीम को उसका ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, ओपन करना फाइल नेम, क्योंकि आपको फाइल ओपन करना है इसलिए फाइल नेम, क्लोज करना तो डॉट क्लोज फाइल नेम। ठीक है। ये अब अलग अलग तरीके बताए हैं खाली एक ही फाइल को खोलने के। ठीक है। तो हमें इतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, हम बिना उसके भी आराम से निकल जाएंगे। अब जो सीक फंक्शन होता है, सीक फंक्शन का मतलब क्या, सीक जी, सीक जी फंक्शन यूज होता है ताकि हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो आगे फॉरवर्ड मूव कर सके, जो आगे के डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फाइल पॉइंटर को मूव कर सके गिवन नंबर ऑफ बाइट्स के साथ, कि अगर इतने बाइट्स बोले गए हैं तो इतने बाइट्स के बाद उसको मूव करेंगे। जैसे एग्जांपल को देख सकते हैं, सिक्स जी अनसाइंड इंट। तो अनसाइंड इंट का साइज मतलब होता है फोर, फोर हमारे लिए फोर, बट ये टर्बो सी प्लस प्लस के लिए टू, तो पेपर में लिखेंगे टू। ठीक है। अब इसे इफ स्ट्रीम इंफॉर्मेशन, इफ स्ट्रीम आईएनएफ ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जेड डॉट डेट लिखा है। ठीक है। तो ये हो गया नाम। अब जैसे आईएनएफ में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट सिक्स जी लिखा तो क्या करेगा, वो अंदर जाएगा और दस की, ये दस को लेगा, जो फाइल पॉइंटर है 10 बाइट से आगे बढ़ा देगा और कुछ करेगा नहीं। 10 लेगा, 10 का सदर में होता है 10 बाइट, क्या 10 बाइट उसको आगे बढ़ाना, फाइल पॉइंटर लेगा 10 बाइट से आगे बढ़ेगा, काम खत्म। सीक पी क्या करता है, जैसे यहाँ पे हमने सीक जी में क्या किया था, 10 से आगे बढ़े थे, तो वैसे ही सिमिलर कुछ काम यहाँ भी करता है वो। यहाँ पे 10 से आगे नहीं बढ़ा रहा, ऐसे 10 का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वो रिपोजिशन करने में काम आता है। आउटपुट पॉइंटर से एसोसिएटेड होता है वो। ठीक है।
जो भी करंट करंट क्लास है, जैसे अभी सीक पी अनसाइंड इंट लिखा है, ठीक है। अब जैसे ऑफ स्ट्रीम आउट ऑफ, यानी आउट ऑफ यहाँ पे मेरा फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आउट ऑफ डॉट सीक पी। जब मैंने 10 किया तो जो मेरा फाइल पाउंट, जो मेरा आउटपुट पॉइंटर है, वो 10th फाइल के 10th बाइट को पॉइंट करने गया एग्जीक्यूशन के बाद। एग्जीक्यूशन के बाद फाइल के 10th पॉइंटर को पॉइंट करने गया। टेली जी करंट पॉइंट पॉइंटर की पोजीशन रिटर्न करने के लिए काम आता है। ये वाला जो टेल जी है, वो टेल पी क्या करता है, करंट फाइल पॉइंटर की पोजीशन निकालता है, बट ये आउट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम में, वो इनपुट स्ट्रीम में आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है। डेटा कन्वर्जन 3 टाइप के होते हैं। बिल्ट इन क्लास टाइप होता है, क्लास टाइप टू बिल्ट इन टाइप होता है, वन क्लास टू अनदर क्लास होता है। देख सकते हैं पहला यहाँ पे हमने इंट आर्स लिखा, आर्स को 0 कर दिया, और टाइम इंट एच लिखा, आर्स को एच बना दिया। मतलब जो मैंने वहां पास करूंगा वहां पे आर्स की जगह वैल्यू मैंने एच कर दी। अब वॉइड डिस्प्ले कर दिया मैंने। अभी जैसे ही मैंने मेन फंक्शन चलाया, टाइम टाइम जो क्लास थी मेरी, उसको मैंने T1 नाम दिया। अभी इनिशियली मैं आर्स को 10,000 रख रहा हूँ। तो T1 को जब मैं आर्स की वैल्यू दे रहा हूँ, तो T1 का वैल्यू क्या हो गया, 10,000। 10,000 डॉट जब डिस्प्ले करूंगा तो वहां पे 10,000 आएगा। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। समझे। क्लास की बेसिक क्या है, ओवरलोडेड कास्टिंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट क्लास टाइप डेटा टू बेसिक टाइप। शुभन डाउट है क्या कोई? नहीं है, ठीक है, बढ़िया। जो हमारे ओवरलोडेड कास्टिंग ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो क्लास कन्वर्जन के लिए काम आते हैं। क्लास का जो डेटा टाइप है, उसको बेसिक टाइप में कन्वर्ट करने के लिए काम आते हैं। जैसे ऑपरेटर हो गया, उसके बाद उसका नेम, उसके अंदर जो फंक्शन करना है वो क्लोज कर दो। तो अब जो उसके लिए भी कंडीशन है, क्लास का मेंबर होना चाहिए वो, रिटर्न वैल्यू नहीं होनी चाहिए अगेन उसकी, और आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए उसके। ये रूल्स बस बेसिकली है। वैसे अब तक पेपर में ये सब नहीं आ रहा है। ये सब जितना है, ये एक्स्ट्रा कंटेंट थोड़ा सा, ये सर की पीपीटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट आ गया है। ये सब चीजें अब तक पेपर में नहीं आई है। एंड आई थिंक खत्म भी हो गया कि अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट है। इन्होंने वो वैसे वो उसका आगे का थर्ड टाइप कन्वर्जन बताया होगा। वन क्लास टू अदर क्लास टाइप, कंस्ट्रक्टर वगैरह यूज करके, कन्वर्जन फंक्शन वगैरह यूज करके। ठीक है, इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जहाँ पे डबल डॉट होता है, जो आपको पता है ना, एसटीडी डबल डॉट करके यूज करते हैं हम, वो वाले स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करते हैं, आप उस वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो फंक्शन से। इसके लिए हम उसके आगे डबल डबल कोलम्स लगाते हैं। जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनको सेम नाम से डिफाइन करते हैं एज ए ग्लोबल वेरिएबल, बट उसके आगे हम जब ये डबल कोलन लगाते हैं तो ग्लोबल बन जाता है, वरना लोकल रह जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इस फंक्शन में मैंने बाहर जो लिखा है इंट नाम, जी को ये वाला को लिखा, तो यहाँ ग्लोबल और लोकल पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कैसे पहचानेंगे, लोकल कैसे करेंगे। मैंने फंक्शन के बाहर लिख दिया ये चीज, तो ये मेरी ग्लोबल हो गई, ये फंक्शन के बाहर की है। वेरेज जो ये मेरे फंक्शन के अंदर, तो मेरी लोकल है। जो सबको दिखे वो ग्लोबल, जो खाली अंदर वाले को दिखे वो लोकल, बाहर वाले को ना दिखे वो लोकल नहीं होती, ठीक है। तो ये लोकल है। अब जो लोकल को तो नॉर्मली लिख दो, बट जब मुझे कभी ग्लोबल को कॉल करना है, तो ग्लोबल कॉल करते टाइम डबल सेमी कोलन यूज करते हैं। शुभन डाउट हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के, डाउट है, बार बार हैंडल्स कर रहे हैं, डाउट आ रहा है मुझे, डाउट है भी कि नहीं, मस्ती कर रहा है क्या? अगर है तो चैट बॉक्स में लिख दे, अभी मैं तो जाना कर दूंगा माइक ऑन का ऑन करने के लिए। और इसमें खत्म भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस माइक ऑन कर दूंगा सबके लिए, जिसको जो डाउट है क्लियर कर सकते हैं अपने। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स अगेन, मेमोरी को नया एक्स्ट्रा जगह देना है, डिलीट करना है, वो सब क्लियर होते हैं, ये भी नहीं आते। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स वगैरह भी नहीं आते। आपके लेवल पे तो एटलीस्ट अभी नहीं है, आगे भले आए बट अभी नहीं आएंगे। वेल, सी प्लस प्लस का चैप्टर थियरी वाइज मेरे साइड से खत्म हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थियरी में किसी को डाउट है तो अब हाथ ऊपर करो। शुभन, मैं माइक ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ शुभन बोल। शुभन।
किसी और का डाउट है गाइस? किसी भी और का डाउट है क्या? नहीं, किसी को भी नहीं है। ओके, वेल गुड, वेल एंड गुड। सी प्लस प्लस की थियोरी खत्म। कोड कैसे लिखना है, मैं दो तीन कोड लिख के दिखा देता हूँ आपको, कोड लिखने कैसे होते हैं। बिकॉज सी प्लस प्लस का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन विद ऑफ एच टी एम एल, स्टिल सी प्लस प्लस के कोड लिखना सीखो, बिकॉज एच टी एम एल के एक एक कोड आएंगे आपको, वेर सी प्लस प्लस के ज्यादा आएंगे। मैं लिखता हूँ कोड यार, आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे लिखना है। इनफैक्ट चार तीन चार कोड भी लिख के दिखाता हूँ, ताकि आपको एक जस्ट बेसिक आइडिया आ जाए कि सर हाँ ऐसे ऐसे कोड लिखना है। अब हम आगे कभी आएगा इनके फ्यूचर में तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कल के लेक्चर में भी कहा था एक चीज, कि वो जो हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच कोन्यो डॉट एच वगैरह है, वो मल्टीपल टाइम्स जो स्लाइड्स है सर की उसके कोड में नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीचे उसको छोड़ देना है, आपको उसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। कोड कोई अच्छा सा। एक तो ये इलेक्शन में दिमाग का देख कर रखा है। चलिए, एक कोड हम ट्राई करते हैं। हमारे पास तीन नंबर दिए रखे हैं, ठीक है, तीन नंबर दे रखे हैं। तीन नंबर दिए, उनको हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। अभी तीन नंबर कोई भी हो सकते हैं, तीन नंबर कोई भी हो सकते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, सबसे पहले मानेंगे ए बी सी तीन नंबर है मेरे। अब तीन में से कोई एक बड़ा हुआ, तो चेक कैसे करूं? अगर ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा भी है, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या, ए सबसे बड़ा। बट अगर बी ए से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो बी सबसे बड़ा। सिमिलरली अगर सी ए से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, तो सी सबसे बड़ा हो गया। इसी चीज को चेक करने के लिए हम करते क्या है, इसका कोड लिखते कैसे, देखिए पहले सबसे पहली बात, हम है ना किसी भी एक चीज को मैक्स कंसीडर कर ले या तो किसी को भी ना करें। दिखाता हूँ, देखिए। सबसे पहली बात, कोड की इनिशियलाइजेशन होती कैसे है? राम, वो जो तीन चीज कही थी राम कथा लिखने के लिए, सबसे पहले वो जरूरी है। उनके बिना हमारा कोड अधूरा। हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। ये तो आना ही आना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। इसके बाद हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ठीक है। ये लिख दी, ये हमारी राम गाथा हो गई। ये तीन सबसे पहले करना होता है। उसके बाद, अब मैं मेरा फंक्शन चालू करूंगा। फंक्शन आइदर आप यूज कर सकते हो वॉइड मेन, ऐसे, और इसी वॉइड की जगह आप यूज कर सकते हो इंट। मैं इंक चेंज कर देता हूँ, बेटर ऑप्शन लगेगा। बट इंट और वॉइड में इशू क्या है, सिर्फ एक छोटा सा है, कि अगर आप वॉइड यूज करते हैं तो आपको रिटर्न नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि रिटर्न टाइप नहीं आता वॉइड में। वेर इंट में रिटर्न टाइप आता है, तो इसलिए आपको रिटर्न लिखना पड़ता है नीचे।
तो इट डिपेंड्स, आपकी मर्जी, अगर आपको यूज करना हो तो लिख सकते हैं, नहीं यूज करना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है। वॉइड किया। अभी पहले आपको क्या करना है, 3 नंबर लेना है, तो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दीजिए। इंट ए बी सी, जस्ट सेकेंड। नहीं आ रही, वॉइड में रिटर्न टाइप कभी नहीं आता। वॉइड का रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड का रिटर्न टाइप नल होता है। इसके कारण वॉइड को हम हमेशा ब्लैंक छोड़ते हैं। वेर एज इंट का रिटर्न टाइप होता है, इंट में रिटर्न यूज होता है, देन फ्लोटिंग में रिटर्न यूज होता है, इवन कैरेक्टर्स में भी रिटर्न यूज होता है, बट फ्लोट में, सॉरी, वॉइड में कभी रिटर्न रिटर्न यूज नहीं होता। इंट ए कॉमा बी कॉमा सी ऑफ एक मैक्स, बिकॉज आपको मैक्स कौन सा डिसाइड करना है ना, तो एक मैक्स ले लिया। किसी की वैल्यूज अभी इनिशियल डिक्लेयर नहीं, सबकी क्या वैल्यूज है, गार्बेज वैल्यू है। कोई भी रैंडम वैल्यू जो पहले से उनके पास पड़ी होगी वो होगी, ठीक है। अब मैं इनपुट लेना है मुझे, तो मैं करूंगा सी आउट। ये होती है प्रिंटिंग लाइन, इसमें आप जो भी लिखते हैं वो आता है प्रिंट में। इसके बाद ये जो डबल कॉलन डाले यहाँ पे, मैंने लिखा एंटर 3 नंबर्स, और फिर जब मैं ये करता हूँ, ये लिखता हूँ एंडल, इसका मतलब होता है यहाँ पे लाइन खत्म। अब जब आप वहां पे डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले में आप एक लाइन नीचे दिखाएंगे, ठीक है। अब सॉरी, मैं आपको यहाँ पे वो अपने करके दिखा नहीं सकता, बिकॉज टर्बो सी प्लस प्लस हमें शो करने का परमिशन देता है, डिस्प्ले नहीं करने देता वो ढंग से, तो इश्यू क्रिएट करता है, ठीक है। अभी इसके बाद इनपुट लेना है। एबीसी आपने 3 नंबर के लिए बनाया ना, तो सी इन, इन में हमेशा ऐसा एरो, ए बी। और नाउ गाइस, ये शॉर्टकट है, वर्किंग शॉर्टकट है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आपको ऐसे नहीं चाहिए तो आप इसी चीज को कुछ इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हो। सी इन ए, सी इन बी, सी इन सी। अब इट्स अपॉन यू, आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा ऐसा कोई गड़बड़ नहीं कि एक करेक्ट है, एक करेक्ट है, एक गलत, दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों वर्किंग है, ठीक है, चेक्ड है। अभी इफ, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन या इक्वल टू बी, एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए बी से बड़ा है, बी के बराबर है, और सी से बड़ा है, सी के बराबर है, हो सकता है तीनों इक्वल हो जाए, तो वो केस में इशू आते हैं ना। अगर वो दोनों से बड़ा है, तो उस केस में मैं लिखूंगा मैक्स इज, मैक्सिमम का वैल्यू मैं अपडेट कर दूंगा ए, ठीक है। एल्स, अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको इफ एल्स आता होगा, 11 के बेसिक्स में कवर किया जाता है ये, ठीक है। इनफैक्ट 12th में भी थोड़ा बेसिक्स आपने लेक्चर्स में किया होगा तो आपको याद होगा। एल्स इफ, अगर बी ए से बड़ा या उसके बराबर है, एंड बी सी से बड़ा है, उसके बराबर है, तो उस केस में भी ऐसा, उस केस में हम क्या करेंगे, जो मेरा मैक्स है उसको शिफ्ट कर देंगे बी पे, ठीक है। बट अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है, तो बट ऑफ द लास्ट ऑप्शन इज एल्स मैक्स इक्वल टू सी। अगर ए बड़ा नहीं, बी बड़े, तो बट ऑफ द मैक्स सी हो गया ना, काम ही खत्म हो गया। अभी ये तो खत्म हो गया, सर लूप तो खत्म हो गया, अब क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं। इफ एल्स लूप थोड़ी ना होती, इफ एल्स तो कंडीशन होती है। हो गया ना खत्म। सी आउट द एक सेकंड, लार्जेस्ट नंबर इज, अब यहाँ पे मैक्स लिख दीजिए, आ जाएगा। और क्योंकि ये वर्ड यूज किया था, तो कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ये कर दीजिए, हो गया, कोड रेडी है। तो नाउ इट्स अपॉन यू कि क्या कैसे करना है। ऐसे भी कर सकते हो, विद रिटर्न यूज करके भी कर सकते हो। देखो भाई, इतू सही टर्म है, 3 नंबर को अगर आपको 3 नंबर में फाइंड करना है कि कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए सिर्फ इतना सही कोड है।
इत्तू सा। इजी है, सिंपल है, किसी को कोई डाउट है, कहीं भी कोई भी चीज में दिक्कत है इस कोड को लिखने में? गाइस, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले करनी है, ठीक है? क्या डिस्प्ले करनी है? फिबोनाची सीरीज। और फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज मैं बोलूँ तो कुछ ऐसी दिखती है, किधर है क्या? हाँ, जीरो, वन इनिशियल टर्म्स होते हैं। जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस थ्री 13, 13 प्लस एट 21 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो हमें ये क्रिएट करनी है। अब सर ये क्रिएट कैसे करते हैं? ये तो थोड़ा सा कठिन काम हो गया। ऐसे तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं, देखो क्या करो। इसको इनिशियली F0 मानो, इसको F1 मानो, ठीक है? और इनके रिजल्ट को F मान लो। इनका जो रिजल्ट होगा वो F हो जाएगा, ठीक है, ऐड करने पे। और एन मेरे नंबर को कितने टर्म्स चाहिए, मतलब 15 नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए, 25 नंबर चाहिए, मेरा कोड ला के दे देगा आपको। बट आपको बताना पड़ेगा कितने चाहिए, ठीक है? तो क्या कहा, इनिशियली ये, फिर ये, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आएगा, ठीक है? अब थोड़ा लॉजिक समझो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाने का ट्राई करो। देखो, इनिशियली ये F0 है, ये F1 है, और दोनों का एडिशन F है। F क्या हो गया मेरा, नेक्स्ट टर्म हो गया, बराबर, मतलब ये बेसिकली F हो गया मेरा। अभी अभी जब मुझे नेक्स्ट नंबर, नया न्यू F, अभी ये मुझे निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करूंगा, मेरा जो पुराना F1 था उसको मैं क्या करूं, नया F1 बनाऊं? नहीं, अभी अभी उसको बनाना है, बट डायरेक्टली नहीं। पहले पुराने F0 को F1 बनाओ। F0 इक्वल टू F1। तो F0 का वैल्यू क्या सेट हो गया, अब F0 करंटली 1 चल रहा है। और अब F1 को F बनाओ। कौन है, एक सेकेंड। क्या चीज आरिस क्या नहीं समझ रहे हैं? हाथ हैंड रेस करो, मैं माइक ओपन करने का देता हूँ परमिशन। हाँ आरिस बोलो। या आरिस, हेलो। आरिस अनम्यूट हो आप। यस सर। हाँ बोलो। सर ये F0 और F0 कैसे है ये? क्या हो गया? F0 और F1 को सर, ये सर ये सीरीज समझी नहीं मेरे को। ये मैंने रैंडम वेरिएबल्स माने हैं। इनकेस अगर F0 F1 नहीं समझ रहे ना तुम लोग को, ओके तो सर, उसको ठीक है। कंसिडर करो, ये ए है, ये बी है, और ए प्लस बी मुझे हमेशा सी निकाल के देगा। सी मेरा न्यू टर्म होगा। तो जो यहाँ पे मेरे ए और बी को मैंने F0 F1 माना है, ऐसा। सो इट्स अ पॉइंट, अगर तुम्हें F0 F1 नहीं जम रहा है, कोई बात नहीं, तुम ए बी मान के चल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलो मैं ए बी बना के कोड करा देता हूँ, मैं ए बी के थ्रू कोड करा देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलेगा। ऐसा डाउट रेस करोगे तो मेरे को भी समझेगा कि हाँ तुमको समझ रहे नहीं समझ रहा है, तो मैं भी फिर उस हिसाब से अपना मेथड चेंज कर सकता हूँ। मैं वापस से ट्राई करता हूँ आरिस, इनकेस अगर नहीं समझेगा तो वापस से हैंडल्स कर लेना, करंटली हैंडल्स अभी अपना हैंड डाउन कर दे। या गए, चलो। क्योंकि F1 F0 में डाउट चल रहा था, मैं मेरे इनिशियल टर्म को ए मानूंगा। मेरे इनिशियली दो टाइम फिक्स होते हैं हमेशा। पहला टर्म जीरो, सेकंड टर्म वन, हमेशा फिक्स होता है। सीरीज कांस्टेंट होती है, कभी भी बदलती नहीं, ठीक है? सिर्फ आगे बढ़ते जाती है। जब भी मैं मेरे ए और बी को ऐड करता हूँ, मुझे नया आंसर मिलता है, जो होता है मेरा सी, जो होता है मेरे सीरीज का नेक्स्ट टर्म, ठीक है? इनके सम से आता है ये दोनों नंबर। अभी मेरा काम ही यही है कि पिछले दो नंबर को लूँ, उससे नया नंबर बनाऊं, फिर नया नंबर उसको जस्ट पिछला नंबर को लूँ,
इससे नया नंबर बनाऊं, फिर इसको और इसको उठाऊं, एक यहाँ पे नया नंबर, इन दोनों को उठाऊं, यहाँ का नया नंबर, इन दोनों को उठाऊं, यहाँ का नया नंबर। समझ रहे हो? मुझे लास्ट के दो यूज करके नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर बनाना है। तो उस केस में हम करते क्या है, देखिए, ए को इनिशियली 0 कर दिया, बी को इनिशियली 1 कर दिया, सी क्या हो गया, ए प्लस बी। तो सी का वैल्यू क्या हुआ अभी, 1। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, ये और ये। मतलब मेरे को मेरा जो ए है 0, उसको मुझे बी का वैल्यू देना पड़ेगा, ए को बी का वैल्यू देना पड़ेगा। दे दीजिए, ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए का वैल्यू, ए में क्या हो गया, बी, यानी ए का वैल्यू अब अपडेट होकर क्या हो चुका है, 1। अब ये ए यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ मुझे जो बी है इसको आगे भेजना है, बिकॉज ये ए ये बी, तो इनका एडिशन से नेक्स्ट नंबर आएगा ना। तो मुझे बी को आगे भेजना है, तो अब बी को आगे भेजेंगे, बी इक्वल, तो मेरे बी का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 1। यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा होगा, बट आगे जाके चेंजेस दिखेंगे क्लियरली। ठीक है, और स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी ऊपर नीचे हुआ सीक्वेंस की ऐसी की तैसी हो जाएगी, सीधा आउटपुट रॉन्ग आ जाएगा। तो स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग में। ठीक है, अभी ए बी का वैल्यू हो गया, वापस से ये कैलकुलेट करेंगे। अब सी अपडेट होकर 2 हो जाएगा। देन अगेन अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी, बी का वैल्यू क्या है, 1। तो ए का वैल्यू 1 रहा, बट अब ये अपडेट करके दिखा, तो ए 1 हो गया। सी इक्वल टू बी, सी का वैल्यू क्या हो गया, 2। तो बी का वैल्यू कट के हो जाएगा 2। फिर वापस 1 प्लस 2 3, सी का वैल्यू अपडेट होकर हो गया 3। 3 नया टर्म आया 3। अभी ए इक्वल टू बी, बी का वैल्यू 2, तो अभी कट के हो गया 2। बी इक्वल टू सी, सी का वैल्यू 3, कट के हो गया 3। अब 3 प्लस 2, ये 3 ये 2 कितना हो गया, 5। नया टर्म 5। समझे क्या हो रहा है? आपको अगर ध्यान दो, तो आपको है ना ये तीन स्टेटमेंट कांस्टेंट लूप में चलाने हैं। एक बार ए और बी को डिक्लेयर कर दिया, फिर जब तक आपको बोला नहीं कि आप कितने नंबर्स चाहिए, तब तक आप उस लूप को खाली दौड़ाते जा रहे हो और नंबर्स को अपडेट करते जा रहे हो। तो आपको हर बार एक नया नंबर निकलते जा रहा है, और उसको आप खाली प्रिंट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। बस यही चीज को मैं लास्ट टाइम F0 F1 से डिनोट करके ट्राई करने जा रहा था। ठीक है, अभी इसका कोड लिखते हैं, कोड लिख के दिखाता हूँ आपको एक बार। पहले हमारी वही 3 जाम लगा था, हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड बढ़िया। कितना क्लियर होगा, आई होप। अभी मैंने फंक्शन बनाया, वाइड वेन, कोई इशू नहीं है। इंट का बनाओ तो भी कोई इशू नहीं है, सब चलता है। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया। अब जो जो फैक्टर्स चाहिए वो ले लो। मुझे पहला नंबर चाहिए, मुझे दूसरा नंबर चाहिए, मुझे दोनों का सम चाहिए, टोटल कितने नंबर्स निकालने हैं वो चाहिए। और क्या लगेगा, हम्म, और मेरे को लूप चलाने के लिए टर्म लगेगा, बराबर, एक लूप चलाने के लिए टर्म लगेगा। वो हो गया, चलो ठीक है। सारा डिक्लेरेशन हो गया इधर ही। डिक्लेरेशन के तुरंत बाद लिखते हैं हम क्या, क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन क्लियर हो गई मेरी, और डिस्प्ले अच्छे दिखेगा। अब मुझे कितने नंबर चाहिए वो इनपुट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा सी आउट, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स टू डिस्प्ले। मतलब कितने नंबर्स के आपको सीक्वेंस चाहिए वो तो बतानी पड़ेगी ना आपको। तो मैंने डिस्प्ले करा दी, और यहाँ पे एंड लिख देता हूँ। अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है। ठीक है,
अब ठीक है। सी आउट हो गया, अभी उसके बाद सी इन करना पड़ेगा, वैल्यू लेनी पड़ेगी। किस में लेंगे, एन में लेंगे। अभी इनिशियली ए को 0 करना है, बी को 1 करना है। अभी आगे मेरा फॉर्मूला लगेगा, तो मुझे लगानी पड़ेगी क्या, फॉर लूप। फॉर आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो जब तक आई एन के बराबर नहीं होता, तब तक जिससे एन के बराबर होगा तुरंत बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम 0 से कर रहे हैं इसलिए नॉट ए, लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अभी क्या करते थे, पहले मैं अपना नया टर्म कैलकुलेट करता था, सी इक्वल टू ए प्लस बी। सबसे पहला स्टेप होता था मेरा ये। और फिर मैं उसको अभी बाहर प्रिंट कर दूंगा कि ये देखो मेरा नया टर्म है। सी आउट, बैक स्लैश एन यानी न्यू लाइन दिखाने के लिए होता है। सी आउट सी। अब यहाँ पे सी दिखा है, मतलब क्या, मेरा वो नया टर्म। एक सेकंड, यहाँ नहीं दिखाएंगे, एक सेकंड। अब दिखा सकते हैं, हाँ ठीक है। सी आउट कर दिया, अभी क्या करना है, मुझे ए को बी बनाना है, बी को सी बनाना है। करेक्ट। सेमी कोलन डालना भूलना मत, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये हो गया। बस गेम खत्म, पैसा हो जाओ। मेरी फॉर लूप खत्म, मेरा मेन कोड खत्म। हो गया, गेम ओवर। बस इतना सा कोड होता है इसका। कंसेप्ट समझने को हार्ड लगते हैं, बट होते इतने हार्ड नहीं है, ठीक है। थोड़ा शांति से दिमाग लगाइए, बहुत इजी हो जाता है। किसी को कोई भी डाउट है क्या इस क्वेश्चन में अभी, इस कोड में कोई भी किसी को डाउट है? अगर है तो प्लीज रेज योर हैंड, जब नहीं, अगर बोल नहीं पाए तो चैट में लिख दीजिए। एनीवन गाइस प्लीज। ठीक है, थैंक यू इब्राहिम सिद्दीकी। और कोई, और कोई? नहीं। चलो बढ़िया, अगर आपको कोड जितना भी इतने जल्दी जल्दी समझ जा रहा है तो फिर एक दो और करा देता हूँ फटाक से। एंड देन वी कैन एंड द सेशन। ओके, कोई अच्छा सा कोड देखता हूँ आपके लिए। गाइस, आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोड्स की। मैं जो कोड्स यहाँ कराऊंगा, दैट विल नॉट बी इनफ फॉर यू एट ऑल। अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट विल नॉट बी इनफ फॉर यू एट ऑल। बहुत प्रैक्टिस लगेगी कोड्स की, बहुत से कोड्स आपको खुद से करने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 2 से 3 सेशन के अंदर आपको हर एक कोड लिखा के करा सकूं। जब तक आप अपने साइड से खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। या ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने साइड से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा तो कोड्स लेके आइए। वी कैन सॉल्व दैट इन द लेक्चर, हम उसको खुद से बना के सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ यू विल से कि नहीं सर ऐसे नहीं, आप करा दो, तो मैं कितने भी करा लूँ कम पड़ेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। मैं मेरे साइड से मुझे जो लग रहा है कि हाँ ये करा देना चाहिए, करा देना चाहिए, मैं कराऊंगा। बट इन रिटर्न आपको भी अपनी साइड से देखना पड़ेगा। अगर आप अपने साइड से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नहीं हो पाएगा, कोड्स नहीं आएंगे, कोड्स याद ही नहीं रहेंगे आपको, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज अपने साइड से पढ़िए, थोड़ा कीजिए इसको प्रैक्टिस, वरना नहीं हो सकता। सी प्लस प्लस इतना इजी नहीं है, कोड जितना इसका हलवा नहीं होता। अम, अच्छा, वो मैक्सिमम नंबर में अगर स्मॉलेस्ट नंबर मैंने ढूंढने बोल दिया तो कोई मुझे आंसर दे सकता है, जो मैंने अभी लिखाया था पीछे कोड, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। उसी में अगर मैं कह दूं फाइंड द मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स, तो कोई कर सकता है? एनीवन गाइस, एनीवन? इज देयर एनीवन जो ट्राई करना चाहे खुद से? मैं हेल्प कर दूंगा उसे। कोई तो ट्राई लो गाइस एक बार। एक को भी ट्राई नहीं लेना है।
या पार्ट, चलो अच्छी बात है, पार्ट तो हाथ ऊपर क्या। हाँ पार्ट बोल। सर इसमें मैक्सिमम की जगह जस्ट मिनिमम कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम वर्ड को मिनिमम लिख दिया, और तो मेन कंडीशन ए में चेंज हो इज जाएगा। ए इज ग्रेटर देन बी की जगह आएगा ए इज लेस देन बी, ठीक है। एंड ए इज लेस देन सी। ठीक है, वेरी गुड। तो मिनिमम इक्वल टू ए। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं यहीं पे चेंजेस भी दिखा देता हूँ लोगों को, क्योंकि पॉसिबल है कि लोगों को समझे नहीं। एक सेकंड, येलो से दिखा देते हैं। ये वाले पार्ट में इट विल बी लेस देन, ओके, यहाँ पे इट विल बी लेस देन। बेसिकली जहां पे भी आपको एक ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है ना, सब जगह पे वो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू डाल दो, बस डेट्स इट। यस। हाँ, वेरी गुड, ठीक है चल, तेरा हो गया, तू पास हो जाएगा अब। बट प्रैक्टिस करते रहना, और जो क्वेश्चंस कराए वो सब भी, बिकॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस सर, एक बार वो स्टार पैटर्न वाला भी समझाना ना फिर से। स्टार पैटर्न, स्टार पैटर्न में कौन सा वाला? क्योंकि स्टार पैटर्न में आपके पास वो इक्विवेलेंट ट्राइंगल था, फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो उसमें कौन सा वाला? सर वो जो नंबर वाला था ना, जिसमें फर्स्ट लाइन में 5 नंबर्स थे, फिर सेकंड लाइन में 4, एक सेकंड। वो वाला। सेम नंबर थे कि कैसे थे? एक चलो, मैं पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। मुझे जस्ट क्लियर करके कौन से पैटर्न की बात कर रहे हैं तू। जस्ट अ मिनट, हाँ। ये कुछ यहाँ पे ऐसे से, यहाँ पे तो ये 5 5 5, फिर 4 है तो 4 4 4 4 4 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स 3, 2 है तो 2 टाइम्स 2, 1 है तो 1 टाइम्स 1, ऐसा बोल रहे हैं क्या कुछ? सर ये वाला तो है ही, साथ में एक कोड आपने करवाया था जिसमें ऑल्टरनेट 1010 था। अच्छा, ये वाला 1 0 1 0 1, फिर उसके हाँ। बाद 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा वाला। हाँ सर। ओके ठीक है, ठीक है, करा दूँ, ऑलमोस्ट दोनों का लॉजिक सेम है। ऑल्टरनेट तो पहले 1 लिखा था तो अभी 0 लिख दो, वो स्विच हो जाएगा, वो तो ईजी है। ये वाला भी इनफैक्ट ईजी है। ठीक है, मैं करा देता हूँ। अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं पार्थ ने, पैटर्न्स वाले सम के, कभी तो आपके पास आ जाते हैं। तो हम अभी पैटर्न ही करते हैं। एक मिनट खाली। चलो ये वाला कोड ट्राई करते हैं, पहले ये वाला कोड लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है।
इसको पहले मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्राई कर दिखाता हूँ, उसके बाद उसको डिक्रीजिंग कर दूंगा, ठीक है? पहले असेंडिंग करता हूँ, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है। लेट्स ट्राई एन असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर अपने आप आ जाएगा, ठीक है? पहले हम इसका लिख रहे हैं। इधर ही लिख देते हैं geometry। देखिए, मैं स्टार्टिंग की 3 लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आई होप सबको पता है, सबको क्लियर है कि स्टार्टिंग की 3 लाइन लिखनी होती है, खुद से लिख लेंगे। हैशटैग इंक्लूड iostream डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड conio डॉट एच, यूजिंग नेम्स फॉर स्टडी, सबको लिखना है। मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ जस्ट टू सेव माय टाइम, बट और सबको लिखना है, ठीक है? प्लीज याद रखना, भूलना नहीं। मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए खाली नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वॉइस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? वॉइड में से स्टार्ट किया, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं, एक सेकंड, एरे नहीं क्रिएट करनी, एरे क्यों क्रिएट करनी है? वो तो अलग केस हो गया, एक सेकंड, एरे नहीं क्रिएट करनी है, एक सेकंड। सॉरी सॉरी, एरे नहीं, एरे नहीं। हाँ, एरे पता नहीं क्यों मैं भूल गया, एरे की तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पहले मुझे दो वेरिएबल्स लिखने वाले आई और जे, बिकॉज यहाँ पे दो लूप चलने वाली है। कभी भी आप पैटर्न्स वाला केस देखेंगे ना, तो ऐसे पैटर्न्स में यूजुअली दो लूप, डबल लूप का कंसेप्ट चलते हैं, दो फॉर लूप चलती चलती है। प्लस आपको कितने नंबर चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। आप यूजर से पूछोगे ना कितने लेवल चाहिए, 5 लेवल चाहिए, 6 लेवल चाहिए, 10 लेवल चाहिए, तो डिपेंड्स अपॉन यूजर कि यूजर को कितने लेवल चाहिए, ठीक है? तो अ, मैंने ये ले लिया, फिर क्लियर स्क्रीन कर दिया, फिर सी आउट, एंटर नंबर ऑफ लेवल, ठीक है? सॉरी, एक सेकंड। अब ठीक है, चलो अब मैं कर सकता हूँ, कैरी ऑन। सी आउट एंटर द नंबर ऑफ लेवल्स, और एंडल कर दिया यहाँ पे मैंने। उसके बाद सी इन, मुझे कितने, वो जो भी नंबर इनपुट देगा वो मुझे एन में स्टोर करना है, मैंने एन में स्टोर कर लिया फटाक से। अब मुझे लगानी है फॉर लूप। अब फॉर लूप कैसे लगेंगी वो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, अभी क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू ऐसे नहीं, पेपर में ऐसे लिखा जाता है, लेस देन, क्योंकि आपके कीबोर्ड में नीचे इक्वल टू का साइन, वो इक्वल टू में डबल इक्वल टू ऐसे ही आते हैं, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू आप ऐसे ही लिखेंगे पेपर में, ठीक है? मोर टेक्निकल वे, लेस देन इक्वल टू, क्या बोला हमने, एन, तो एन, ठीक है? आई प्लस प्लस, फॉर लूप लगाया तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस। अभी फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि अगर आई 1 है तो सिर्फ फर्स्ट में फर्स्ट ही आना चाहिए, सेकंड में सेकंड आना चाहिए, थर्ड में थर्ड आना चाहिए, फोर्थ में फोर्थ आना चाहिए, फिफ्थ में 5 आने चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाता है केस। देखिए, अगर आपको इनकेस डिसेंडिंग ऑर्डर जाना है ना, आप कह रहे सर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट दिखाइए, असेंडिंग ना दिखाइए, चलो मैं वो कर देता हूँ। किसी को अगर असेंडिंग लगेगा तो मैं समझा दूंगा, मैं डायरेक्टली डिसेंडिंग कर देता हूँ, रुकिए। हम्म,
या चलो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आई इक्वल टू एन कब तक चलेगा? फॉर आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन से नीचे आते स्टॉप, और आई माइनस माइनस फॉर जे इक्वल टू वन, जे जे ग्रेटर, हाँ, जे लेस देन, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वो अंदर लूप लगा ली है। अंदर वाली लूप क्या करेगी? जब मेरा एन का वैल्यू 5 है तो जे को 1 से लेके 5 तक दौड़ाएगी। एन का वैल्यू 4 होता है, जे को 4 तक दौड़ाएगी। 3 3 2 2। एक सेकंड, एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी, आपने भी नहीं पकड़ी। सर यहाँ पे एन नहीं, आई आएगा। कि आई जब मैं थर्ड लाइन पे हूँ तो मुझे 3 ही चाहिए ना, तो आई का जो वैल्यू वहां तक ही जाना है। अगर आई 5 तो स्टार्टिंग लाइन में 5, आई 4 तो स्टार्टिंग लाइन में 4, आई 3 तो 3, आई 2 तो 2, ऐसा। अब इसमें भी करेंगे क्या आप? या यहाँ पे प्रिंट क्या करना है आपको? 1 या 0 ना, डिपेंड करता है क्या। अभी अगर जे मॉड 2 प्रिंट कर देते हैं आप, तो इसका मतलब क्या है? जे मॉड 2 प्रिंट करने से क्या हो जाता है? जे मॉड 2 का मतलब ये होता है सर कि आपने जो भी नंबर लिखा है उसको जब आप 2 से डिवाइड करते हो, तो अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है तो आप 1 प्रिंट करेंगे, बट अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप 0 प्रिंट करेंगे। जैसे जे इक्वल टू 1, 1 का रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 ओनली, तो वहां पे 1। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, तो 0। 3 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, तो 1। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। मॉड, तो वो यहाँ पे वो चल रहा है, मॉड्यूलर फंक्शन चल रहा है, तो उसके कारण वहां पे वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये वो मॉड्यूलर रिमाइंडिंग फंक्शन होता है, वो वाला केस इधर, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा वो बताना है इधर, ठीक है। और ये स्लैश टी इस टैब छोड़ने की जगह, जो एक टैब मारने पे जितनी जगह छूटती है, उसके लिए, वो छोड़ने के लिए हम स्लैश टी लिखते हैं, ठीक है। सॉरी। बस उसके बाद ये बंद। और जब एक लाइन खत्म हो जाती है तो आप एक लाइन छोड़ देंगे, तो सी आउट एंडल। आपने लूप खत्म कर दी। लूप खत्म करने के बाद ये आपकी दूसरी फॉर, बाहर वाली फॉर लूप भी खत्म। जैसे ही बाहर वाली फॉर लूप खत्म कर दी, आपकी मेन फॉर लूप खत्म। गेम ओवर। सिंपल, बस इतना ही था और कुछ था ही नहीं इसमें। क्लियर है क्या? पार्ट क्लियर है? और सबको भी क्लियर है क्या? ये मैंने डायरेक्टली वही कोड लिखा दिया है जो ऊपर पैटर्न था। इंक्रीजिंग वाले में आपको कुछ नहीं करना है। इंक्रीजिंग में आपको खाली आई इक्वल टू वन, आई ग्रेट आई लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा, और नीचे वाला एज इट इज सेम चलेगा। पूरा कंटेंट सेम है, जो खाली ये वाली लाइन है ना, ये वाली। मैं येलो से रेड से highlight करता हूँ। जो ये लाइन है ना, ये आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, ये इसमें खाली आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, बस इतना करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। इतना कर देंगे, आपका वो इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और कुछ बचना ही नहीं है इसमें। तो असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो गए, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि ये कोड एक बार खुद से ट्राई करें। ये कोड एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं क्या? ज्यादा कुछ है नहीं, मैं बताऊं। आप, मैंने जो ये कोड लिखा है ना, ऑलमोस्ट यही है। इनफैक्ट वो जो ब्लू में लिखा है, ब्लू में ही है। बस उसकी जो ये लाइन है ना, ये लाइन चेंज होने वाली है। जो ये लाइन है ना, ये लाइन, सी आउट की लाइन चेंज हो जाएगी, और कुछ कुछ भी चेंज नहीं होगा। बिकॉज क्या क्या रहा है उधर, अगर पहले 5 है तो 5 5 5 प्रिंट करना है, 4 है तो 4 प्रिंट करना है, 3 है तो 3 प्रिंट करना है। मतलब आई का जो वैल्यू है वो प्रिंट करना है ना। तो फॉर आई यहाँ पे सी आउट में, इसकी जगह पे, इसको मैं सॉरी येलो से हाईलाइट करता हूँ तो आपको समझेगा कि वो पैटर्न वाला है। ये वाली जगह पे आप अगर आई प्रिंट कराते हैं, सिर्फ आई लिख देते हैं सी आउट आई, तो वो क्या प्रिंट करेगा? पैटर्न।
नंबर पैटर्न, ठीक है। वेरेस ये वाला जो कंटेंट है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बस यही, और कुछ इश्यू नहीं है। बस यही करना है आपको, आपका पूरा का पूरा कोड सेम आ गया। किसी को कोई भी प्रकार का डाउट किसी भी चीज में? गाइस, हेलो, आई एम आस्किंग टू यू गाइस, कोई भी है क्या? किसी को भी किसी प्रकार का डाउट? एनीवन, एनीवन? नहीं है तो आई होप सब कुछ समझ गया, क्लियर हो गया, बिकॉज ऐसा किसी ने कोई डाउट रेज नहीं किया है। सो अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं सेशन क्लोज कर सकता हूँ। एंड एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इस चैप्टर को ऐसे छोड़ मत देना। इसको, इसकी थियरी वापस अच्छे से पढ़ना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम इसके कोड्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कोड्स को ऐसी हवा में मत छोड़ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बिकॉज लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इशू देंगे, ये कोड याद ही नहीं होते। मेरे को खुद को नहीं होते थे। मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस की है कि बच्चे का लॉजिक समझा, तब मुझे याद हुआ है। रट्टा फाई भी बहुत बेकार है कि आपको इतने कोड्स हैं, मैं क्या बोलूं। मैं कराने बैठूंगा तो टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, इतने कोड्स हैं। एक ही कोड को नॉर्मल वे में कैसे कर सकते हैं और ओपी यूज करके कैसे कर सकते हैं, वो भी सिखाया है। तो वो भी करने जाएंगे बहुत टाइम जाता है, इसमें बोलो खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं समझता है हमारे पास अभी और सेशन है। आगे की आगे की सेशन में अगर नहीं समझ रहे, डाउट लेके आइए, हम क्लियर करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। इनफैक्ट किसी भी और सेशन में डाउट है था, किसी भी और पुराने सेशन में डाउट आया हो किसी को, इनकेस अगर आ गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। आई एम देयर टू सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स यू गाइस हैव इन सब्जेक्ट सीएस। इनफैक्ट अगर इसमें नहीं किसी और सब्जेक्ट में भी डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क। लाइक जितनी याद होगी मुझे चीजें समझा सकता हूँ। और इनकेस अगर हैंडल नहीं हो रहा, टाइम वगैरह इशू है, तो वो भी बता सकता हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा। कोई भी नहीं है? ठीक है, देन अगर कोई भी नहीं है तो मैं स्क्रीन शॉट स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर अगेन बहुत छोटा चैप्टर है, एंड मैंने उसके लिए पीपीटी भी नहीं बनाई है। मैंने टीपीएस के फोटोज सीधा लेकर डाल दी है, बिकॉज उसके लिए पीपीटी बनाना इज नॉट वर्थ इट। वो टीपीएस में 10 से 15 सवाल है, उसके बस वही कर लो, बहुत हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो। तो वो करेंगे, एंड साथ ही साथ एचटीएमएल करेंगे। एचटीएमएल मैं कल लाइव अपने लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा। तो प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, सामने से जब ज्वाइन करो मजा आएगा। इंटरेक्टिव रहोगे, एचटीएमएल करने को मजा आएगा। इंटरेक्टिव नहीं रहोगे, एचटीएमएल करने को जरा मजा नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज मैं कल लाइव टाइप करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या चेंजेस होते हैं। आप एक चीज नहीं लिखेंगे तो क्या होता है, एक चीज लिखेंगे तो क्या होता है। तो एचटीएमएल एंड माइक्रो कंट्रोलर दोनों ही कल करने वाले हैं। सो अगर आपको एंजॉय करना है एचटीएमएल का सेशन तो प्लीज आ जाइएगा, बिकॉज लाइव करके दिखाएंगे अपन को, ठीक है। ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।